नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है और उसी मुहिम में आज हमने गणित का संपूर्ण कोर्स शुरू कर दिया है, जिसका आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैथ में हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स को नोट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, उन फॉर्मूलों को भी नोट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं, वो चैप्टर कुछ ना कुछ बेसिक बातों पर टिका हुआ होता है और अगर उन बातों को हम ध्यान में रखेंगे, तो हमारे लिए कोई भी चैप्टर पढ़ना आसान हो जाता है। तो इसलिए मेरी आपसे बार-बार यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो आप एक अच्छा-सा नोट्स बनाइए और उस नोट्स में कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इतना करना है कि हम जो भी चैप्टर पढ़ें, उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, शुरुआती पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, आप उनको नोट करते हुए चलिए। और जब हम हमारा मैथ कंप्लीट पढ़ लेंगे और आप अपने नोट्स को देखेंगे, तो वो आपको आपके लिए किसी ग्रंथ से कम नहीं लगेगा, क्योंकि उसका रिवीजन आप लगभग ये समझो कि घंटों में ही कर लोगे पूरे मैथ का रिवीजन। जब आप एग्जाम से 4 दिन 5 दिन पहले रिवीजन के लिए इधर-उधर भागने के फिराक में रहते हो और आपको लगता है कि कैसे होगा, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, फिर से नए सिरे से पूरी क्लासेस देखना, समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप नोट्स बनाकर तैयार रखोगे फॉर्मूलों के, तो लगभग फॉर्मूलों से ही पूरा चैप्टर हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, इस पूरे चैप्टर में क्या है। तो इसलिए मैं आपसे बार-बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी पढ़ें उसका नोट्स बनाएँ और नोट्स सिर्फ फॉर्मूलों का और पॉइंट्स का मैथ में, बाकी प्रैक्टिस जब आप करोगे तो वो आप किसी भी रफ कॉपी पे कर सकते हो। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर चैप्टर वाइज़ आपके पास जो शुरुआती फॉर्मूलेज़ होते हैं, कुछ शुरुआती पॉइंट्स होते हैं, उनको नोट करना बेहद ज़रूरी है। ये थी एक बात। दूसरी बात फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैथ में हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, वो एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे और हम हर चैप्टर में एडवांस लेवल तक जाएँगे। चाहे हमें हर टॉपिक पर कितनी भी क्लासें लेनी पड़े, जब तक हम हर टॉपिक के हर एंगल को टच नहीं कर लेंगे, तब तक हमारी क्लासेस उस टॉपिक पर चलती रहेंगी। तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप जो भी विषय पढ़ें, उस विषय में संपूर्णता हासिल कर लें, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें, आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ चलिए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम जो मैथ के हमारे सारे टॉपिक हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहे। जैसे कि ये हमारा नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है, इसको आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी सारे चैप्टर, इसके बाद हम सरलीकरण पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, उसके बाद परसेंटेज, लाभ-हानि, छूट, फिर तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हुए और भी सारे टॉपिक हैं, जैसे कि समय और कार्य, साझेदारी, पाइप और टंकी के सवाल आते हैं, समय, गति और दूरी। इसके अलावा ये सारे टॉपिक है, रेलगाड़ी से संबंधित बहुत सारे टॉपिक आते हैं, फिर बोट्स एंड स्टीम्स, जिसको नाव और धारा से संबंधित चैप्टर होता होता है या सवाल आते हैं, और औसत हो गया तुम्हारा, मिश्रण हो गया, ये सारे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब प्रायिकता, समुच्चय, और लास्ट हम कर देंगे हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन पर जाकर। फ्रेंड्स, ये अपने आप में आपका संपूर्ण मैथ हो जाएगा। आप इस मैथ को पढ़ने के बाद हमारे देश का कोई से भी एग्जाम दीजिए, आप आसानी से हर प्रश्न का सामना कर पाओगे। तो चलिए आज हम हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने भी आपसे कहा था कि कोई भी चैप्टर हम शुरू करते हैं, हर चैप्टर की कुछ बुनियादी बातें होती हैं, जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चैप्टर से संबंधित कुछ बेसिक बातें आपके सामने हैं और वो ये हैं कि प्राकृतिक संख्याएँ किसे कहते हैं? याद करो अपना बचपन, हिंदी मीडियम वाले हम जब बचपन में जाते थे स्कूल में, तो गिनतियाँ हमें सिखाई जाती थी और हम गिनतियाँ सीखते थे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई और 5 इकाई, 6 इकाई, डॉट, 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 लास्ट में बोलते थे 10 की धाई।
ऐसे ही जो इंग्लिश माध्यम के थे, इंग्लिश मीडियम वाले जो थे, वो पढ़ते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 10, उसके बाद भी आगे। तो ये क्या थी संख्या? ये इन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं कुल मिलाकर। यानी कि हमारी जो गिनतियां शुरू होती हैं एक से लेकर जो आगे अनंत तक जाती हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात आती है पॉइंट्स टू, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो जोड़ दें, जीरो प्लस प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत एक से होती है, एक से लेकर हम अनंत तक जहां भी जाएं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन जो हमारा पूर्ण संख्या है उसमें जीरो और जोड़ देते हैं। जीरो के बाद 1, 2, 3, 4 अनंत तक हमारी सारी संख्याएं पूर्ण होती हैं। अब तीसरी बात है पूर्णांक क्या होता है। इस जीरो और प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम इधर माइनस की संख्याएं और जोड़ दें, जैसे कि इधर हम लिखते हैं -2, -3, -1, -2, -3, उसके बाद 0, 1, 2, 3, यानी कि हमारी जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी मतलब धनात्मक, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव संख्याएं, और ऋणात्मक और जीरो, इन तीनों संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन होता है या ये तीनों प्रकार की संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती है। हम कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं, सवाल आ जाता है कोई एक पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है, एक ऋण पूर्णांक है, तो इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब यही होता है कि धन पूर्णांक का मतलब होता है कि जो हमारी संख्या है वो पॉजिटिव है, प्लस में है, और ऋण पूर्णांक का मतलब होता है कि हमारी संख्या जो है वो माइनस में है। और जीरो भी अपने आप में पूर्णांक है, पूर्ण भी है, कुछ भी कह लो, तो ये पूर्णांक हो गया। तो फ्रेंड्स, ये तीन जो ग्रुप हैं संख्याओं के, ये लगभग लगभग कंफ्यूजिंग तो नहीं है, पर लगभग लगभग कंफ्यूजन कर देते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं हमने समझ ली हैं, एक से लेकर अनंत तक की जो गिनतियां होती हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं वो होती हैं, हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और शामिल कर देते हैं, वो पूर्ण संख्या हो गई। यानी कि जीरो एक पूर्ण संख्या है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। कभी कभी किसी एग्जाम में ये डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि जीरो के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन दे देगा, क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है, क्या जीरो पूर्ण संख्या है, क्या जीरो सम है, क्या जीरो विषम है, क्या अभाज्य है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही पूर्णांक, अगर प्राकृतिक संख्या में और इस जीरो में अगर हम माइनस को भी शामिल कर दें तो हमारे पूर्णांक हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सम और विषम की। तो देखो, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी कि एक से लेकर अनंत तक, उनमें आधी संख्याएं सम है और आधी संख्याएं विषम है। सम उन्हें कहते हैं जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जैसे 10 को मैं 2 से भाग करता हूं तो शेषफल 0 आएगा। पूरा पूरा विभाजित होने का मतलब है शेषफल 0 आना चाहिए। तो जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी वो सम कहलाएगी, और इसका उल्टा, जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी वो विषम कहलाएगी। जैसे मैं 7 को 2 से भाग करने लगूं तो पूरी पूरी विभाजित होने का मतलब है कि शेषफल 0 आना चाहिए। तो देखो, इस 2 से हम जब 7 को भाग करते हैं तो 2 दिए होता है 6, शेषफल बच गया 1। तो ये जो शेषफल बच गया 1, ये दर्शाता है कि 7 जो है वो विषम संख्या है। अगर ये शेषफल 0 बचता तो हम कह देते 7 विषम संख्या है, विषम संख्या नहीं, सम संख्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने 12 को भाग करी 2 से, तो 2 छंग होता है 12, शेषफल बच गया 0। तो जब हम 2 से भाग करेंगे किसी संख्या को, अगर शेषफल 0 आता है तो वह संख्या सम कहलाएगी, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो वह संख्या विषम कहलाएगी। ये मुझे पता है आपको, कुछ लोगों को छोटी छोटी बातें लग रही होंगी, लेकिन हमने शुरुआत में ये क्लियर कर दिया था कि हम बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स अभी शुरुआत कर रहे हैं या जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है, और जिन्होंने पढ़ लिया है उनका रिवीजन है। अभी बस हम शुरुआत कर देंगे और आप समझेंगे कि आगे हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। एक ट्रेलर आपको मैं दिखा देता हूँ, वो ये है। ये कुछ फॉर्मूले हैं इस टॉपिक के, और फिर हमारे ये यहाँ से शुरुआत हो जाती है एक्सरसाइज की, प्रश्न की। तो अभी बस इसमें आज हमारा टाइम लगेगा थोड़ा सा, और हमें जल्दीबाजी किसी चीज की नहीं है, क्योंकि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको संपूर्ण पढ़ेंगे एकदम, हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते।
हर विषय पर हम कमांड करना चाहते हैं और ऐसी कमांड करना चाहते हैं कि फिर हम किसी भी एग्जाम में बैठे हमारा वो एग्जाम आसानी से निकल पाए। तो फ्रेंड्स, सम और विषम संख्याएं आपकी क्लियर हो गई। चलिए, भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखो, भाज्य संख्या वो कहलाती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित हो जाए। जब भी हम बात करेंगे विभाजित होने की, विभाजित होने का मतलब है कि हमारा शेषफल 0 बचना चाहिए। अभी देखो, मैं आपके सामने 2 संख्याएं लिखता हूं। सपोज एक संख्या मैंने लिख दी 18 और एक संख्या मैंने लिख दी सपोज 5। अब इस 18 को मैं किस किस संख्या से भाग दे सकता हूं वो मुझे लिखना है। जैसे 1 से तो सभी संख्या को भाग दी जा सकती है। 1 के बाद इस 18 में 2 से भाग दी जा सकती है। 2 के बाद इसमें मैं 3 से भी भाग कर सकता हूँ। 3 के बाद 4 से नहीं हो पाएगी, 5 से नहीं हो पाएगी, लेकिन 6 से हो जाएगी। 6 के बाद 9 से होगी और 9 के बाद खुद 18 से होगी। एक तरफ हमारे पास ये 5 है। इस 5 में मैं सिर्फ 1 और 5 के अलावा किसी दूसरी संख्या से, किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं कर सकता हूं। तो वे संख्याएं, ये जो 2 संख्या मैंने उदाहरण लिया है, इनमें हम बात कर रहे हैं वे संख्याएं जो अपने और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि ये 5 अभाज्य है। अभाज्य क्यों है? क्योंकि ये 5 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता। जबकि इसका उल्टा, वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा, जैसे 1 से तो हर संख्या विभाजित होगी और स्वयं से भी हर संख्या विभाजित होगी। तो भाज्य संख्या हम किसे कहेंगे? वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्याओं से विभाजित होती हो। चाहे 1 मतलब 2 से, 3 से, 4 से, किसी एक से हो जाए बस। जैसे इसमें 2 से भी होती है, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी। अगर 1 और 18 के अलावा ये किसी एक से भी होती, चाहे वो 3 से हो जाती, 9 से, 6 से, तो भी ये भाज्य संख्या है। तो कुल मिला के भाज्य और अभाज्य संख्याओं में इतना अंतर है कि जो भाज्य संख्याएं हैं वो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है। जबकि जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, ये बड़ी बात नहीं है, बस मैं आपको एक रिवीजन करा रहा हूं ताकि आप समझ पाए। बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। एक नई स्लाइड ले लेते हैं, उस पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। देखो, परिमेय संख्या बहुत सिंपल है। परिमेय संख्या, जब हम कोई संख्या लिखते हैं p बटे q के रूप में, ये हम जानते हैं ये p हमारा अंश कहलाता है, इसको हम अंश कहते हैं, और ये जो बटे में है इसको हम कहते हैं हर। शर्त क्या है? शर्त ये कि जो हमारा हर है, यानी कि जो q है, ये 0 नहीं होना चाहिए। बस ये शर्त है। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या परिमेय कहलाती है। शर्त यह है कि q हमारा, यानी कि जो हर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया हर, तो उसका मतलब आप समझते हो भाई, किसी भी संख्या को आप, सपोज कोई एक संख्या a है, उसको मैं 0 से भाग करता हूं तो उसका मान आता है या तो अनंत कह देते हैं उसको हम, या कह देते हैं अर्थहीन। अगर किसी संख्या को हम 0 से भाग करते हैं तो उसको या तो अनंत कह देते हैं, अनंत आएगा, अनंत का मतलब हम बता नहीं सकते क्या आएगा, या फिर उसको कह देते हैं अर्थहीन। तो परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, यानी कि अंश बटे हर, और ये जो हमारा हर है ये 0 नहीं होना चाहिए बस। तो अगर कोई संख्या हमें अंश बटे हर के रूप में दिखाई दे रही है तो वो संख्या हमारी परिमेय है। बात क्लियर हुई? अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होगी जिसको ना तो हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, इसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और ना ही हम इसको दशमलव रूप में पूरा कर सकते हैं, दशमलव में भी नहीं लिखा जा सकता। वो संख्या हमारी अपरिमेय कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कहें, उदाहरण क्या है हमारे पास? उदाहरण हमारे पास है जैसे पाई। पाई का मान हम नॉर्मली लिख देते हैं। बताओ पाई का मान कितना होता है? कुछ बच्चे इसी बहाने से हम छोटी छोटी बातें सीखते चलेंगे। कोई बताएगा पाई का मान कितना होता है? पाई का मान हम नॉर्मली बता देते हैं कि 22/7 होता है। इस पाई को हम कह देते हैं 22/7। वो एक सुविधा के लिए कह दिया हमने। तो अगर इसका मान 22/7 है तो फिर तो ये परिमेय संख्या हो गई। लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पाई को हम 22/7 बस एक लगभग में लिखते हैं।
इसका मान अगर हम पॉइंट में भी करें तो लगभग 3.14159 होता है, उसके बाद भी कुछ होता है। तो लगभग इसको 22/7 बोल देते हैं और इस 22/7 को हम सिर्फ इतना लिख देते हैं 3.14। तो कुल मिलाकर वो संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में एग्जैक्ट नहीं लिख सकते और ना ही उनको हम दशमलव में सटीक रूप से लिख सकते हैं, वो संख्याएं अपरिमेय कहलाती है। जैसे कि उदाहरण हमारे पास पाई हो गया, और जैसे कि दूसरा उदाहरण हमारे पास √2 हो गया। √2 का मान बताइए, कोई कमेंट करिए फटाफट। √2 का मान भी तुम्हारे पास होता है 1.414, उसके बाद भी बहुत कुछ होता है, शायद 2, 1, 3, 5, 6 और भी कुछ होता है। तो ये संख्याएं ऐसी हैं, जैसे कि पाई हो गया, √2 हो गया, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको ना तो हम पूरा पूरा दशमलव में लिख सकते हैं और ना ही हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सारी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या हमने समझ ली है। इसके बाद हम समझते हैं वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वास्तविक संख्याएं, ऊपर की सभी संख्याएं वास्तविक कहलाती हैं। चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, वो भी वास्तविक कहलाएगी। पूर्ण संख्या भी वास्तविक कहलाएगी, पूर्णांक भी वास्तविक कहलाएगा। सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक का मतलब होता है रियल। क्या कोई संख्या कभी फेक हो सकती है, नकली हो सकती है क्या? तो इसलिए वास्तविक संख्याएं कंफ्यूजन करने के लिए हैं। कुल मिलाकर जितनी भी हमारी संख्याएं हैं वो सब की सब वास्तविक होती हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं, हमारा अगला पॉइंट है 8वां, जिसको हम बोलते हैं पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। यहां तक तो हमने बेसिक सी चीजें समझ ली हैं जो हमारे इस चैप्टर में काम आएंगी, और इसी में नहीं, आगे भी बहुत सारे चैप्टर होंगे जिनमें बार बार इन शब्दों का यूज होता रहेगा। परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। तो अगली बात हम करते हैं, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या की किसे कहते हैं। तो एक नई स्लाइड ले लेते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं एग्जाम्पल के लिए, सपोज मैंने लिख दिया 10। इस 10 से पहले क्या आता है, कोई बताएगा? जी बिल्कुल, बच्चा बच्चा बता देगा इसको। तो कुछ तो सोच रहे होंगे क्या बच्चों वाली बातें चल रही हैं। अभी हम बात क्लियर कर लेंगे और उसके बाद आप समझना कि ये बातें कितनी जरूरी थी। हम पढ़ रहे हैं उत्तरवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। हमने उदाहरण लिया 10 का। 10 से पहले जो संख्या आती है 9 आती है, 9 और 10 के बाद जो संख्या आती है वो 11 आती है। जैसे इस 9 से पहले 8 आती है, इस 8 से पहले 7 आता है, इस 7 से पहले 6 आता है, और ऐसे कर करके हमारी शुरुआत जो होती है वो 1 से होती है। ऐसे ही इस 11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, और अंत तक हम कहीं भी जा सकते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है 10 का। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस 10 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, पूर्ववर्ती का मतलब क्या है? पूर्ववर्ती का मतलब है पहले वाली संख्या। तो 10 से पहले कौन है? 9। तो 10 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई 9। अगर आपसे पूछे इस 10 की उत्तरवर्ती संख्या बताओ, तो उत्तरवर्ती होती है जो बाद वाली संख्या है। तो 10 के बाद क्या है? 11। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका यूज कहाँ होगा। देखिए, यूज बहुत जगह होता है। जैसे कि एक सवाल आ जाता है कभी कभी, कोई एक संख्या दे देगा, लंबी सी चौड़ी सी लिख देगा, और बस आंख बंद करके लिखता ही चला जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं। और ये संख्या लिखने के बाद आपसे बोल देगा कि दी गई संख्या का पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याओं में अंतर बताइए, या योगफल बताइए, या गुणनफल में इकाई का अंक बताइए, या भागफल में इसका उसका कुछ भी वो रिलेशन निकालने की कोशिश करके आपके सामने प्रश्न बनाकर रख देगा। अब जब हमें यही नहीं पता होगा पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं, उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं, तो हम प्रश्न को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल देकर आपको समझाया। पूर्ववर्ती संख्या पहले वाली संख्या को कहते हैं और अनुवर्ती संख्या बाद वाली संख्या को कहते हैं। इस उत्तरवर्ती को हम अनुवर्ती भी कहते हैं, दोनों का एक ही नाम है। एक सेकेंड गाइस। हाँ, इस उत्तरवर्ती को हम अनुवर्ती भी कहते हैं। अब देखो ट्रिक क्या है। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए बोलता हूँ, आप अपने हिसाब से नोट करते हुए चलें। जैसे इसी की हम बात करें, ये वाला जो एग्जाम्पल हमने लिया है, इसमें चलो हमने प्रश्न बना दिया कि ये जो संख्या इतनी लंबी चौड़ी दी है, इसमें आपको बताना है कि उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं का अंतर बताओ। पूर्ववर्ती व उत्तरवर्ती।
संख्याओं का अंतर। ये आपके लिए सवाल बन गया है। सवाल मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि ये जो संख्या है आपके सामने इतनी बड़ी 24, 96, 78, 65, 09 दी गई संख्या में पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याओं का अंतर बताइए। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे जो शुरुआत में पढ़ रहे हैं, पहले वो इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालेंगे, इसमें से एक घटाएंगे, फिर इसकी उत्तरवर्ती संख्या निकालेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, ठीक है, और इतने में ही गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। जैसे कि हमने ये ऊपर उदाहरण लिया 9 और 10 का हमने उदाहरण लिया। जो 9 है ये पूर्ववर्ती संख्या है 10 की, और ये जो 11 है ये उत्तरवर्ती संख्या है 10 की। तो जब हम इनका अंतर करेंगे तो कितना दिख रहा है आपको? अंतर का मतलब है बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाना। तो 9 और 11 में बड़ी कौन है? 11 है। 11 में से जब 9 घटाएंगे तो जो इन दोनों का अंतर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो क्या समझे? आप कोई सी भी एक संख्या ले लीजिए, एक्स वाई जेड, कोई सी भी, अनंत तक कहीं भी चले जाइए। अगर आप उस संख्या के पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याओं का अंतर निकाल लेंगे तो हमेशा आंसर आएगा 2। ये आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए कि कोई एक संख्या है, एग्जामिनर डराने के लिए बहुत लंबी लंबी संख्या देता है। जैसे मैं एक बहुत बड़ी संख्या लिख देता हूं आंख बंद करके, और तो और अगर मैं पेपर सेट करूं तो इस प्रश्न को ऐसे बनाऊंगा, अनंत तक मैंने लिख दिया है, और आपसे मैं बोल दूंगा कि इसका पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याओं में अंतर बताओ, तो हमेशा आंसर आएगा 2। बात क्लियर हुई? आप करके देख लीजिए। देखो, मैथ को रटने की कोई चीज नहीं है, ना ही मैथ को कभी रट सकते हैं, समझ समझ कर पढ़ते हैं। देखो, एक एक संख्या लेता हूं मैं, छोटी सी संख्या, ताकि आप समझ पाए, शायद आप इधर आपको दिख ना पाए। एक नई स्लाइड ले लेते हैं। हमको बहुत तसल्ली में पूरा कोर्स पढ़ना है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन जो भी पढ़ेंगे एकदम कंप्लीट पढ़ेंगे। जैसे ये 5 है, इस 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 4, और इस 5 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? 6। इन दोनों का जब हम अंतर करेंगे तो बताओ कितना आएगा? अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, अंतर आ जाएगा 2। आप कोई सी भी संख्या लीजिए, उसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालिए और उसकी उत्तरवर्ती संख्या निकालिए और दोनों का अंतर करिए, हमेशा जो आंसर आएगा वो 2 ही आएगा। तो क्या समझे? आप ये समझे कि अगर ऐसा सवाल आ जाए एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, जो कि हाई चांस होते हैं, आ ही जाता है, इसी टाइप के सवाल आजकल आ रहे हैं। तो अभी हमें ऐसा लग रहा था, कोई बच्चों वाली चीज लग रही थी कि पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या में क्या फर्क पड़ता है, हमें अगर हम पता भी कर लेंगे तो देखो, इस टाइप के सवाल आपके बन सकते हैं। तो आई होप आपको उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या का मतलब समझ में आ गया होगा। ये मैंने एक जस्ट आपको हिंट दिया है। अंतर से लेकर कोई सवाल बन सकता है, योगफल को लेकर बन सकता है, गुणनफल को लेकर बन सकता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। तो हमने पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या को समझ लिया है। अब हम समझते हैं स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। इस स्थानीय मान को इंग्लिश में हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं, और जातीय मान को हम फेस वैल्यू बोलते हैं। तो इनको समझ लेते हैं ये क्या है। देखो, स्थानीय मान क्या होता है, जैसे, चलो मैं एक संख्या लिख देता हूं पहले समझाने के लिए आपको। जैसे मैंने आपके सामने ये इतनी बड़ी संख्या लिख दी, और इस संख्या को देकर मैं आपसे कह दूं कि इसका स्थानीय मान बताओ, और इसी संख्या का जातीय मान बताओ। किसका बताना है? चलो 5 का ले लेते हैं। 5 का स्थानीय मान बताओ और 5 का जातीय मान बताओ। तो हम बात करते हैं पहले स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे कि ये 5 है, इस 5 को निकालने का तरीका तो ये है, जैसे ये 9 है, इस 9 को हम 1 से गुणा करते हैं, इस 8 को 10 से गुणा करते हैं, इस 3 को 100 से गुणा करेंगे, 4 को 1000 से करेंगे, और इस 5 को 10,000 से करेंगे। लेकिन इतना टाइम हमें नहीं लगाना है निकालने के लिए। हमने सीधा 5 लिखा। इस 5 के बाद कितने अंक लिख रहे हैं, इनको काउंट कर दो। 4 अंक है टोटल, तो 4 जीरो इसके पीछे लगा दो। तो हमारे इस सवाल में ये 5 का स्थानीय मान हो गया। अगर इसी सवाल में हमें 8 का स्थानीय मान निकालना होगा, तो 8 के पीछे कितने अंक है? केवल 1 है, तो 8 का स्थानीय मान 80 हो जाएगा।
अगर इसी प्रश्न में हमें 7 का स्थानीय मान निकालना होगा तो 7 के पीछे कितने अंक हैं? 7 के पीछे 5 अंक हैं, तो 5 जीरो लगा दो। ये 7 का स्थानीय मान हो गया। ये आपको याद रखना है, ऐसे निकालते हैं। अगर इसको आप पूरा डिटेल में लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिखेंगे। देखो, जैसे मान के चलो हमें इसका स्थानीय मान निकालना है 734 का, तो तरीका यह है कि इस 4 को हम गुणा करते हैं 1 से, इस 3 को हम गुणा करेंगे 10 से, और इस 7 को हम गुणा करेंगे 100 से। गुणा करो तो देखो, तो 4 गुणा 1 हो जाएगा 4, 3 गुणा 10 कितना होगा 30, और 7 गुणा 100 करेंगे तो हो जाएगा 700। तो हमने इतनी लंबी चौड़ी रामायण ना समझने के बाद हमने सिर्फ इतना समझ लिया कि जिस संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना है उस संख्या के पीछे ये देख लो कि कितने अंक हैं, उतने जीरो संख्या के पीछे लगा दो, हमारा स्थानीय मान निकल जाएगा। जैसे कि 7 का स्थानीय मान हमने निकालना है इस संख्या में, तो 7 के पीछे कितने अंक है? 2 जीरो लगा दो। आई होप आप समझ गए होंगे। ये होता है स्थानीय मान। जातीय मान जो संख्या है उसी का जातीय मान वही संख्या होती है। जैसे ये जो हमने सवाल लिखा था, ये इसका अगर हम जातीय मान निकाले 6 का, तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा, 7 का जातीय मान 7 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा, 8 का 8 होगा, 9 का 9 होगा। यानी कि जातीय मान वही संख्या होती है जो दी गई होती है, जिसका पूछता है। और स्थानीय मान ऐसे निकाला जाता है जैसे हमने सीखा। अब बात फिर वही आती है कि हम ये क्यों सीख रहे हैं। तो सवाल इन पर ऐसे बनता है जैसे यही वाला सवाल हमने दिया है। चलो एक एग्जाम्पल मैं अगली स्लाइड पर आपको देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। जैसे ये मैंने एक संख्या लिखी, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा, हाँ, जैसे ये संख्या मैंने लिखी एग्जाम्पल के लिए, मैंने आपके सामने ये इतनी लंबी चौड़ी एक संख्या लिख दी है। चलो डबल 7 हो गया, इसको सिंगल 7 कर लेते हैं, इसको आप कर लीजिए 3, और ये हो गया 2, ये हो गया 5। आपके सामने ये सवाल है कि दी गई संख्याओं में 8 का स्थानीय मान और 3 के जातीय मान में अंतर बताओ। ऐसे सवाल हमने बहुत आगे प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं, लेकिन अगर आप अभी नोट करना चाहते हैं एग्जाम्पल के साथ में, तो इस प्रश्न को कर लीजिए। एग्जाम्पल हो जाएगा कि दी गई संख्याओं में 8 के स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान और 3 के जातीय मान में अंतर। बताओ। तो 8 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा बताओ। अभी हमने सीखा 8 के पीछे कितने अंक हैं, उतने जीरो लगा दो। 8 के पीछे 3 अंक है तो 8 के पीछे 3 जीरो लगा दिए। और जातीय मान कैसे निकलेगा 3 का, तो 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा। रहेगा कि नहीं? हमसे पूछा अंतर, अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। तो जब हम इसमें से घटा देंगे तो घटाने के बाद हमारे पास आ जाएगा 7997। तो इस टाइप के सवाल बन जाते हैं। तो हमें जातीय मान स्थानीय मान पता होगा तभी तो हम सवाल को कर पाएंगे। और भी सवाल बन सकते हैं, वो कह सकता है कि इनके गुणनफल में इकाई का अंक बताओ, कुछ भी सवाल बन सकता है। फिर तो हमें अगर बेसिक क्लियर हो गया, हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो फिर वो हमसे कुछ भी पूछ ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बार बार यही जोर दे रहा हूं कि आप ये जो हर चैप्टर के शुरुआत के पॉइंट्स होते हैं, आप उनको अच्छे से नोट करते हुए चलिए, ताकि आपको एग्जाम को सॉल्व करने में, एग्जाम पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई समस्या ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जैसे हमारे पास ये वाला स्थानीय मान हो गया, जातीय मान हो गया। अब ये विभाज्यता के नियम है। विभाज्यता के नियम मतलब हम कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 2 से कटती है, कैसे पता करेंगे कोई संख्या 3 से कटती है, कैसे पता करेंगे कोई संख्या 4 से कटती है, उसको विभाज्यता के नियम बोलते हैं। तो इनको एक बार समझ लेते हैं। मैं एक बार आपको हवा हवा में बता देता हूं। देखिए, 2 से वो संख्या कटेगी जिसके अंत में कोई सम संख्या होगी। अभी हमने सीखा ऊपर सम संख्या कौन सी है। जैसे कि हालांकि जीरो सम संख्या नहीं कहलाता, पर कहलाता भी है, जीरो सम संख्या आती है। जीरो के बारे में अगर कोई सवाल आ जाए तो जीरो एक सम संख्या है, जीरो एक पूर्ण संख्या भी है। तो अगर किसी संख्या के पीछे जीरो होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। पूरी पूरी विभाजित होने का मतलब है शेषफल जीरो आएगा। ऐसे ही अगर हमें पता करना है 3 से कौन सी संख्या कटेगी,
तो जो संख्याएं दी हैं, जैसे कि ये वाली संख्या मैं लिखता हूं आपके सामने, ये संख्या मैंने आपके सामने लिख दी है। आपसे पूछा गया है कि क्या ये संख्या 2 3 से विभाजित होगी? तो इन संख्याओं का जो अंक है इनको आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि जोड़ो, 9 में 6 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 आ जाएगा, 18 में 1 जुड़ा 19 और 19 में 2 जुड़ा आ गया 21। फिर से इनको जोड़ लो या यहीं पे काम चल जाएगा। अब हमें जोड़ने के बाद ये पता करना है कि क्या ये 21 3 से पूरा विभाजित होता है। अगर ये 21 3 से पूरा विभाजित हुआ तो ये संख्या हमारी पूरी 3 से विभाजित होगी। अगर आपको और छोटा करना है तो इसको एक बार फिर जोड़ लो, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 तो 3 से कटेगा ही। तो कुल मिलाकर अगर 3 से हमें पता करना है कोई संख्या कटती है या नहीं कटती है, तो उन सारे अंकों को जोड़ लो और जोड़ने के बाद ये पता कर लो कि क्या वो संख्या 3 के पहाड़े में आती है या 3 से कटती है। जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से विभाजित होगी, तो जो दी गई संख्या है वो पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे नियम है आगे, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, आप देख लेना अपने हिसाब से। जैसे कि 4 का नियम है कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं, तो वो संख्या 4 से पूरी विभाजित होगी। 5 का नियम है कि अगर अंत में 0 होगा या 5 होगा तो वो संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी। ऐसे ही 6 का नियम है, अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है, तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो अगर आपके पास कोई मैथ की बुक होगी ज़रूर, उनमें शुरुआत में ये कुछ छोटी-छोटी बातें दी गई होती हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं, यहाँ से हमारा थोड़ा-सा लेवल बढ़ गया, थोड़ा नहीं काफ़ी बढ़ गया। अभी तक हमने बेसिक बातें पढ़ी थी, अब हम कुछ एडवांस लेवल की बातें करेंगे। खासकर ये वाली जो बातें हैं, यहाँ से जो शुरू होती हैं ये वाली, यहाँ से जो शुरुआत होती है ये, जैसे कि डेसिमल को बाइनरी में बदलना, बाइनरी को डेसिमल में बदलना, उसके बाद ऑक्टल से डेसिमल में, डेसिमल से ऑक्टल और फिर हेक्साडेसिमल। आपको ये शब्द बहुत भारी-भारी लग रहे होंगे और पता नहीं क्यों जब मैं ये पीपीटी आपके लिए तैयार कर रहा था तो मुझे लगा कि ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनके हमने बहुत सारे भर-भर के एग्जाम्पल अपनी स्लाइड में रखे हैं। जब टाइम आएगा तो हम समझेंगे। अब जैसे गुणक और भाजक में क्या अंतर होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी लिखा है, गुणक और भाजक किसे कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने ये है कि 12 के गुणक और 12 के भाजक बताओ। तो 12 के गुणक, जैसे कि हम 12 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ, 12 के पहाड़े हम पढ़ेंगे, 12 एक हम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ऐसे कर करके, तो ये सारे 12 के गुणक कहलाते हैं। लेकिन भाजक का मतलब क्या होता है? 12 के भाजक का मतलब हुआ कि इस 12 में कौन कौन सी संख्याओं से भाग दी जा सकती है। जैसे कि 1 से तो सभी संख्या में भाग दी जा सकती है, तो 1 तो हर संख्या का भाजक होता ही है। अगर कभी सवाल आ जाए, चलिए पहले अपनी इस बात को पूरा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये 12 1 से विभाजित होगा, ये 12 2 से भी विभाजित होगा, ये 12 3 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा, उसके बाद 12 से भी विभाजित होगा। तो ये सारे 12 के भाजक कहलाएंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स। यानी कि ये 12 किस किस संख्या से कटेगा, वे संख्याएं इसके क्या कहलाती हैं? फैक्टर्स कहलाती हैं। और गुणक, गुणक का मतलब कि 12 का तुम पहाड़ा आगे पढ़ते चले जाओ, वो गुणक कहलाते हैं। गुणक होते हैं अनंत और फैक्टर होते हैं सीमित। इनकी लिमिट होती है और ये अनलिमिटेड होते हैं, क्योंकि संख्याएं अनंत है, वहां तक हम पहुंच थोड़ी सकते हैं। भाई जैसे आप 5 का पहाड़ा पढ़ते हो, आपको क्या लगता है कि 5 गुणा 10 कर दो, 5 ढाई 50 होता है, बस यही पहाड़ा खत्म हो गया क्या? नहीं। अगर आप 5 गुणा 11 कर दोगे, ऐसे में 5 गुणा करके अगर मैं अनंत कर दूं, अनंत मतलब लास्ट में कुछ भी संख्या लेता चलूं, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो गुणक हमारे अनंत होते हैं और फैक्टर हमारे लिमिटेड होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल होते हैं। हालांकि इसमें भी कोई बोल सकता है कि मैं अनंत वाली संख्या का फैक्टर निकाल लूं तो उसके भी फैक्टर अनंत हो जाएंगे। बिल्कुल, आपकी बात सही है, आप ऐसा भी सोच सकते हैं। तो हमें भी फिलहाल ये समझना है कि गुणक और भाजक में क्या अंतर होता है, हमने वो समझ लिया है। अब एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? जैसे कि एलसीएम को हम हिंदी में लय से बोलते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ को मैं से बोलते हैं, महत्तम समापवर्तीय। इनको कैसे निकालेंगे हम सारी बातें करेंगे आगे, इनकी कौन कौन सी विधियां निकालने की, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर वो हमें बहुत काम आएंगे। तो फिलहाल आपको इनका एक फॉर्मूला याद रखना होता है। अगर आपको एलसीएम दिया है, अगर आपको एचसीएफ भी दिया है, तो उन दोनों की हम गुणा करते हैं आपस में, और उनकी जो गुणा आती है वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यानी कि एक फॉर्मूला हमारे यहाँ बनकर तैयार हो गया कि लय से गुणा मैं से। अगर किसी को नोट करना है तो कर लीजिए। फॉर्मूला ये है कि लय से गुणा मैं से बराबर
दोनों संख्याओं का गुणनफल। सवाल ऐसा बन जाएगा कि दो संख्याएं हैं जिनका लैसा इतना है मैसा इतना है, इनमें से एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या बताओ। तो हमारे पास फॉर्मूला रेडी रहेगा, लैसा गुणा मैसा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या लैसा गुणा मैसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे पास चार चीजें हैं, चार चीज में से कोई सी तीन चीज दे देगा और चौथी चीज पूछ लेगा, और बस उसको हम आसानी से कर लेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स, ये हमारे डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदलते हैं, अगर सवाल आएगा तो बहुत ही आसान सा सवाल ये आ जाएगा। हालांकि ये सभी आसान है, डेसिमल से बाइनरी में बदलना, बाइनरी से डेसिमल में बदलना, फिर डेसिमल से ऑक्टल में बदलना, ऑक्टल को डेसिमल में बदलना, फिर डेसिमल से हेक्सा डेसिमल में बदलना और हेक्सा डेसिमल को डेसिमल में बदलना। ये एकदम एडवांस लेवल के प्रश्न है, हालांकि बहुत आसान है, लेकिन कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये भी नंबर सिस्टम का हिस्सा है। उसके बाद ये एग्जाम तो पूछे जाते हैं, ये वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि किसी अंक का इकाई का अंक बताना है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। ये हमने डिवाइड कर लिया है, तीन प्रकार से पूछे जाते हैं। हमने हेडिंग दी है इकाई का अंक ज्ञात करना, और इस इकाई के अंक को तीन तरीके के प्रश्नों से पूछा जाता है। जैसे कि बहुत लंबी चौड़ी गुणा करके दे देगा संख्याओं की, और तुमसे पूछ लेगा कि गुणा करने के बाद इसमें इकाई का अंक क्या होगा, या भाग करने के बाद या जोड़ने के बाद या घटाने के बाद आपसे पूछ लेगा इकाई का अंक क्या होगा, या बहुत बड़ी घात दे देगा, जैसे 7 की घात में यहाँ पे लिख देता हूँ 512, और इस 7 की घात 512 में आपसे कह देगा इकाई का अंक बताओ क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लगभग हर प्रश्न, हर क्वेश्चन में, सॉरी हर एग्जाम में ये प्रश्न आता ही आता है। तो इसको हम एक नई स्लाइड में पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। हमने जैसे पीछे पढ़ा कि ये तीन तरीके से पूछा जाता है। कौन कौन से तरीके, जैसे कि एक तरीका गुणा करने का है, आपसे कह देगा भैया 6 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 7 गुणा 61 गुणा मान के चलो कुछ भी वो लिख सकता है, और इसमें कह देगा कि इकाई का अंक बताओ क्या होगा। तो हमें यही तो, इसी को ट्रिक बोलते हैं। अगर आप एग्जाम में इन सब की गुणा करने बैठ जाओ तो कितना टाइम लगेगा, और ये तो मैंने समझाने के लिए छोटी छोटी संख्याएं दे दी हैं, इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं है। तो हमें ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा दिमाग का यूज करना होता है, और वो ये है, जैसे इनमें हमने देख लिया दूर से कि इनकी सबकी गुणा करनी, हमें तो सिर्फ इकाई का अंक बताना है कि लास्ट में जो हमारा इकाई का अंक होगा वो क्या होगा। तो हमारी संख्या में गुणा में 0 आ रहा है, एक 10 आ रहा है। इस 10 की गुणा तुम दुनिया जहान में किसी भी संख्या से करो, किसी भी संख्या से करके देखो, लास्ट में हमेशा 0 ही आएगा। कोई सी भी संख्या से करके देखो, जैसे मैं 7 से करता हूँ 700 आएगा। अगर आप 9 से करो, 10 से करो, 120 से करो, 1 लाख से करो, 20 करोड़ से करो, किसी भी संख्या से इस 10 से तुम गुणा करोगे तो अंत का जो हमारा जो इकाई का अंक होगा वो 0 आएगा। तो इसमें तो 10 था जो मुझे दूर से दिख गया। अब मान के चलो अगर ये इसमें गुणा में 10 नहीं होता तो फिर कैसे कैसे होता। तो चलो मैं ये गुणा में ये 10 हटा देता हूं, बाकी की संख्याएं तो हैं। चलिए मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा साफ करके लिखता हूं। अब मान के चलो मैंने बता दिया कि हमें 10 नजर आ गया, लेकिन अगर यहां पर 10 नहीं होता, सपोज ये वाली संख्या होती है आपके सामने, और चलो यहाँ पे गुणा में 2 है, ये सारी संख्याएं गुणा में 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 6 61 है, ये गुणा 7 गुणा 2, और इसमें तुम्हें बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें कोशिश ये करनी है इस वाले सवाल में भी कि हम किसी तरीके से कोई सी ऐसी संख्याएं ढूंढे जिनकी आपस में गुणा करें तो लास्ट में 0 आ जाए। जैसे इस सवाल में हम 2 की और 5 की गुणा करेंगे, ये 2 है, ये 5 है इधर, और ये 2 है। जब इन 5 की और 2 की हम गुणा कर देंगे तो बाकी की संख्या तो गुणा में ऐसी रह जाएगी, जैसे 6 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 61 गुणा 7 गुणा, जब इन दोनों की हम गुणा कर देंगे 5 की और 2 की, तो ये 10 बन जाएगा कि नहीं। बस अब हमारे पास एक संख्या ऐसी आ गई है जिसका इकाई का अंक 0 है। अब इस इकाई के अंक 0 जिसका है उसको हम किसी भी संख्या से गुणा करें, हमारा जो इकाई का अंक रहेगा वो हमेशा 0 ही रहेगा। बात समझे? ठीक है। कभी कभी जरूर नहीं कि 0 ही रहे, जैसे एक सिंपल सा प्रश्न ऐसा भी दे सकता है वो आपको इल्झाने के लिए। सपोज ऐसे बीच में वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ पे गुणा में 6 दे दिया, और गुणा में फिर से वो कह सकता है
और ऐसे डॉट 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 करके लास्ट में यहाँ पे कुछ भी एक्स वाई जेड रख सकता है। सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया 3। वो कहेगा कि ये संख्या है और इतनी लंबी संख्या है, लास्ट में यहाँ पर 6 है। इसकी गुणा करनी इस वाली संख्या से, और ये भी बहुत लंबी संख्या है लेकिन लास्ट में 3 है। इस संख्या में बताओ इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें तो सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो इसका इकाई का अंक ले लो और इसका भी इकाई का अंक ले लो, दोनों की गुणा कर दो। जैसे कि 6 होता है 18, तो इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये था हमारा इकाई का अंक निकालना जब संख्या गुणा में या भाग में। ऐसे भाग में भी दी जा सकती है, जोड़ने में दी जा सकती है, घटाने में दी जा सकती है। हमें ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट का। अब चाहे वो कुछ भी कर ले, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम कोई सा भी सवाल आसानी से कर सकते हैं। अब जो बी टाइप का सवाल है उसमें रूट में कुछ संख्या दी जाती है। जैसे वो कह देगा कि भाई अगर हम इसका रूट निकालें तो क्या आएगा, मतलब इकाई का अंक क्या आएगा। या तो ये कह देगा, या इसमें टोटल अंकों की संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या भी ज्ञात करनी होती है। ऐसे ही अगर घात, आगे हम सारे प्रश्न करेंगे, हमने एक एक पैटर्न पर कई कई प्रश्न लिए हैं। अब जैसे मैं ये कह देता हूं, घात की हम बात करें, जैसे 7 की घात में कह देता हूं कि भाई 123 का इकाई का अंक बताओ। 7 की घात 123 में इकाई वाला अंक बताओ। तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट ये है, चलिए नई स्लाइड पे चलते हैं। हर संख्या का एक चक्र होता है। अब ये चक्र क्या बोला है इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यही वाला सवाल है, चलो इसी को ले लेते हैं। सवाल है कि भाई 7 की पावर 123 में इकाई का अंक बताना है, क्या होगा। ये सवाल है। तो अब जैसे इसमें संख्या में 7 की पावर 123 में जो आधार है वो 7 है, तो इस 7 का हम चक्र पता करना चाह रहे हैं कि चक्र क्या होता है। जैसे कि 7 की पावर हम 1 लिखें, 7 की पावर 2 लिखें, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5, 7 की पावर 6। तो 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही होता है। 7 की पावर 2 करेंगे तो 49 होता है, हमें तो इकाई अंक से मतलब है, 9 आएगा। 7 की पावर हम 3 करेंगे तो 343 होता है, हमें इकाई अंक चाहिए, 3 आएगा। 7 की पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक हमारा आ जाएगा 21, यानी कि 1। इसमें 7 की पावर 5 करेंगे तो इकाई अंक आ जाएगा 7। इसमें 7 की पावर 6 करेंगे तो इकाई अंक आ जाएगा 9। ऐसे ही जब 7 की पावर 7 करेंगे तो इकाई अंक आ जाएगा 3, 7 की पावर 8 करेंगे इकाई अंक आ जाएगा 1। तो क्या समझे, देखो यहां के बाद 7 की पावर 4 के बाद हमारा जो इकाई का अंक है वो रिपीट होना शुरू हो गया। अब जब आगे करोगे 7 की पावर 7 करोगे तो इकाई का अंक जो आपके पास आएगा वो आएगा 3। 7 की पावर 8 करोगे तो इकाई का अंक आएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 स्टेप के बाद हमारा जो इकाई का अंक है वो रिपीट होना शुरू हो गया। यहां से देखो इकाई का अंक और यहां देखो इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो गया। तो जो 7 है इसका जो चक्र हुआ वो कितना हुआ, 4 हुआ, क्योंकि 4 के बाद रिपीट होना शुरू हुआ है ना। तो 7 का जो चक्र हुआ वो कितना हुआ, 7 की जो साइकिल हुई वो 4 हुई। तो बस हमारा काम आसान हो गया जब हमें साइकिल का पता चल गया। तो अब हमें यह बताना था कि 7 की पावर 123 में इकाई का अंक कितना होगा। तो ये जो पावर 123 इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। चलो जी करो, देखो 4 तिया होते हैं 12, कुछ नहीं बचा, शेषफल बच गया 30, सॉरी 3। तो ये जो शेषफल 3 बचा है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7 की पावर 123 है इसमें जो इकाई का अंक होगा वही इकाई का अंक 7 की पावर 3 में होगा, क्योंकि शेषफल 3 बचा है। जितना शेषफल बचेगा उतना ही यहाँ पावर लगा देंगे। और 7 की पावर 3 हमें अच्छे से पता है 343 होती है, और 343 में इकाई का अंक कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये होता है चक्र, इसको बोलते हैं साइकिल। ये हर अंक की अलग अलग हो सकती है। जैसे 4 की तो 4 ही होती है, 7 की 4 होती है, 9 की हम चेक करेंगे तो 2 होती है। देखो 9 की चेक कर लो अभी तुरंत यहीं पे। तो जब हम प्रश्न करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कौन से अंक की क्या साइकिल होती है, बस आप उसको याद रखिए।
बाई चांस अगर आप भूल जाएं तो एग्जाम में आप ऐसा करके पता लगा लें। जैसे हम 9 का पता लगाना चाहते हैं कि 9 की साइकिल क्या है, तो 9 की पावर 1 करेंगे तो 9 ही आएगा। 9 की पावर 2 करेंगे तो 81 आता है, यानी कि 1 आएगा इकाई का अंक। 9 की पावर 3 करेंगे इकाई अंक 9 आएगा। 9 की पावर 4 करा इकाई अंक 1। 9 की पावर 5 करेंगे इकाई अंक 9। 9 की पावर 6 करेंगे इकाई अंक 1। यानी कि इसमें ध्यान से देखो, जो रिपीटेशन कितने अंक कितने के बाद होने लगा, 2 के। तो 9 की जो साइकिल हो गई वो 2 हो गई। भाई देखो 9 इकाई का अंक, यहाँ पे इकाई का अंक 1, यहाँ देखो इकाई अंक 9 इकाई अंक 1, 9 1। तो 9 की जो साइकिल हुई वो कितनी हुई, 2। तो अगर कोई तुमसे पूछे 9 की पावर में कुछ भी लगा दे, जैसे 9 की पावर में लगा देता हूँ 36, या 9 की पावर चलो 35 लगा देता हूँ, और तुमसे कोई कहे कि इसमें बताओ इकाई का अंक क्या होगा, तो इस 35 को हम कितने से भाग करेंगे, 2 से। क्यों करेंगे, क्योंकि 9 का जो चक्र आया वो 2 आया। ऐसे ही हर शब्द का अलग अलग होता है, और इसको मतलब सॉरी हर अंक का अलग अलग होता है, और निकालना बहुत आसान होता है, जो कि हम जब सवाल करेंगे एक एक करके आराम से समझेंगे। बस मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि हम इस तरह के सवाल भी आगे पढ़ेंगे और करेंगे। अब 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही होगा। क्योंकि तुम 6 को किसी भी संख्या से गुणा करो, यानी कि किसी भी संख्या से नहीं, अगर तुम 6 को 6 से बार बार गुणा करोगे तो बाद में 6 ही आएगा। देखो 6 छंग 36, फिर इसको 6 से गुणा कर दो, 6 छंग 36, फिर 6 से गुणा कर दो, 6 छंग 36। तो अगर 6 की पावर में कुछ है, कितनी पावर हो 6 की, और अगर आपसे कोई पूछे इकाई का अंक कितना होगा, तो 6 ही होगा। इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। लगभग हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आ जाते हैं इकाई का अंक पूछने के लिए। तो हमने क्वेश्चन भी काफी सारे रखे हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम फटाफट प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। तो ये हमारा हो गया सब कुछ। अब हम चलते हैं, क्या रह गया, विभाज्यता के नियम हो गए हमारे, इकाई अंक हो गया, और अब हमारे पास बच्चा ये फॉर्मूले टाइप के क्वेश्चन। ये बहुत ही क्वेश्चन आसान है, बस थोड़े से फॉर्मूले हमें देखने पड़ेंगे। जैसे कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का अगर कोई तुमसे योग पूछता है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ये n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ पे n का क्या मतलब हुआ, जैसे कोई तुमसे कहे कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का योगफल बताओ, तो कहां तक की संख्याओं का बताना है, 10 तक। तो यहां पर n बराबर हमारा हो जाएगा 10। अगर कोई तुमसे पूछे 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योगफल बताओ, तो हमें पता है कि 10 तक आधी संख्या सम होगी और आधी संख्या क्या होगी, विषम। तो 10 तक जो सम संख्या है वो 5 है, और 10 तक जो विषम संख्या है वो 5 है। बात समझे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। देखो मेन इंपॉर्टेंट जो बेसिक की हम बात करें, एक तो ये है सभी संख्याओं का योग निकालना, और एक ये है सम संख्याओं का योग निकालना, और एक ये है विषम संख्याओं का योग निकालना। अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर टफ बनाना होगा तो फिर वो यहाँ पर बढ़ेगा, संख्याओं के वर्गों के आधार पर प्रश्न दे देगा, और यहाँ तक तो लास्ट है, उसकी हद है, यहाँ से आगे तो वो बिल्कुल नहीं जाने वाला। तो यहाँ तक भी अच्छे अच्छे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, सभी संख्याओं का योग निकालना, सम संख्याओं का योग निकालना, विषम संख्याओं का योग निकालना। लेकिन अगर उसको कुछ ज्यादा ही सनक चढ़ी हो एग्जामिनर को, तो वो कह देगा वर्गों का योग बताओ या घनों का बताओ। अभी तक घनों का या वर्गों का पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है अगर शुरुआत होगी तो वर्गों से हो जाएगी, अगर पेपर आपका टफ आया तो हमें तैयार रहना है। अगर यहां तक भी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप एक नोट्स सिर्फ फॉर्मूलों का बनाइए इस चैप्टर से रिलेटेड, और अगले चैप्टर से रिलेटेड आप बस चैप्टर का नाम लिखिए और उस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से नोट करते चलिए। वो अपने आप में आपका एक बहुत ही अच्छा नोट्स बन के तैयार हो जाएगा, और एग्जाम से 1 घंटा पहले, 1 घंटा तो नहीं, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जब आपको लगे कि आपको रिवीजन करना चाहिए, तो बस आप अपने वो नोट्स खोलते चले जाइए हर चैप्टर वाइज, और आप देख लिए कि ये फॉर्मूला अच्छा इस चैप्टर का है, ये कॉन्सेप्ट है, तो आपको सब पूरा रिकॉल होता चला जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप नोट्स बनाते चलिए। तो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम से लेकर ये हमारा कॉन्सेप्ट था, कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने आपको थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे। चलिए अब हम अपने प्रैक्टिस की ओर चलते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम एक्सरसाइज लगाते हैं। जैसे कि ये आपके सामने पहला प्रश्न है, जरा पढ़िए और पढ़ने के बाद प्रयास कीजिए इस सवाल को करने का। प्रश्न आपके सामने है कि 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का योग बताना है। अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था,
अगर सभी संख्याओं का योग बताना होगा तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2, जहां n बराबर क्या है बताइए? क्योंकि 50 तक बताना है तो n बराबर हो गया 50। तो हम जहां n बराबर 50 है इसको यहां पर अप्लाई करेंगे, तो यहां पे हम लिख देंगे n बराबर 50 का मतलब हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1 बटे 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 गुणे 51 बटे 2। और सॉल्व करेंगे तो हम इसको कह देंगे 50 को जब 2 से काट देंगे तो 25 बार कट जाएगा, और गुणा 51। जब इनकी हम गुणा करेंगे तो 25 कम 25 का 5 हासिल 2, 25 पंजे 125 और 2 127। हमारा आंसर आ जाएगा 1275, ऑप्शन नंबर सी। देखो ऐसा पूरा डिटेल में तो उनको करना है जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने रिवीजन कर लिया है, जिनकी प्रैक्टिस चल रही है, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, उनको कैसे करना है थोड़ा जल्दी करने के लिए। जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं वो ऐसे करेंगे, उसके बाद जब वो दोबारा रिवीजन करेंगे तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करें। भाई फॉर्मूला हमें याद है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, हमें पता है n बराबर रखना है 50। कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें ये बता रहा हूँ, क्योंकि सारा खेल जल्दी का है। आप जितनी जल्दी इस एग्जाम को इसको सवाल को कर देंगे आपका टाइम उतना ही बचेगा। तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला हमारे सामने ये रहा n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, और n बराबर 50 रखना है। हमने फटाफट पता कर लिया कि n बराबर 50 रखना है। तो देखो n इंटू एन प्लस 1 है, तो हमें पता है n इंटू एन प्लस 1 यानी कि 51 आ जाएगा बटे 2। बस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और मन में फटाफट अप्लाई कर दो। इसको हम डिवाइड काट देंगे फटाफट, इसको आ गया 25 बार और 25 की 51 के गुणा कर देंगे, कह देंगे हमारा आंसर नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल कह रहा है कि 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग बताना है। तो सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या है? सम संख्याओं का फॉर्मूला ये है n इंटू एन प्लस 1, बस इतना ही है। और 1 से लेकर 100 तक की बात कर रहा है। तो देखो जितनी भी संख्याएं होती है, जैसे 100 तक है, तो हमने ये सीख रखा है कि इन 100 तक में दो भाई हैं, दोनों का बराबर हिस्सा है, एक सम है और एक विषम है। यानी कि 100 तक जो सम संख्या है वो 50 होंगी, और 100 तक जो विषम संख्या है वो भी 50 होगी। अर्थात हमें जो n बराबर रखना है वो 50 रखना है। बात समझे? तो बस फॉर्मूला हमारे सामने है n इंटू एन प्लस 1। तो फटाफट हम क्या करेंगे, मन मन में अप्लाई कर देंगे 50 गुणे 51, क्योंकि भाई n की जगह 50 रखेंगे और यहाँ ब्रैकेट में 50 में एक जोड़ेगा 51 आ जाएगा। और जब हम इसकी हम गुणा कर देंगे तो देखो गुणा यहाँ 50 है, इसको ऐसे मत करने लगना गुणा 51 गुणा 50, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इस जीरो को भी भूल जाओ थोड़ी देर, 5 की गुणा 51 से कर दो, 5 ही कम 5, 5 पंजे 25, बचा जीरो वो पीछे ऐसे लगा दो। तो ये हमारा हो गया आंसर 2550, ऑप्शन नंबर बी। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम बचे। हमारे फॉर्मूले अगर हमें याद हैं तो मन मन में हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप नोट्स करते चलें अपने फॉर्मूलों को, कॉन्सेप्ट को, ताकि कुछ सवाल आपके डायरेक्ट हो जाए और टाइम बचे आपका। जैसे ये वाला सवाल है, देखो इसमें विषम संख्याओं का योग बताना है। तो विषम संख्याओं का योग हमें पता है, फॉर्मूले का जो होता है वही होता है n की घात 2। देखो यहां तक 1 से 60 तक की बात हो रही है, तो 60 तक आधी संख्याएं सम होंगी, आधी संख्याएं विषम होगी। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 2 से भाग कर दो इसको सीधा सीधा। जब 2 से भाग करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 30। तो बस जब n बराबर 30 आ गया तो 30 की घात हम 2 कर देंगे, और 30 की घात 2 का मतलब होता है 30 गुणा 30, इसका मतलब हो गया 900। भाई 3 तिया 9 और 2 जीरो पीछे लगा दो, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स इसी तरह के कुछ सवाल हैं। मुझे लगता है कि आज की क्लास शायद ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं और हम कल यहीं से आगे शुरुआत करेंगे। और जैसे कि मैं एक बार आपको झलक दिखा देता हूँ, ये हमारे आगे के सवाल हैं। इन सभी सवालों को हम करेंगे और कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, ये वाला आपके लिए। ये होमवर्क है जिसको हम बोलते हैं HW। आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।
ठीक है गाइस, कमेंट कैसे करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। ये आपका हो गया SW। कमेंट आपको ये करना है, जैसे आपका मान के चलो आंसर A है, या किसी का B है, किसी का C है, किसी का D है, मुझे नहीं पता क्या आंसर है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आपको कमेंट कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप ऐसे डैश लगा के A, अगर किसी का आंसर A है तो। क्वेश्चन नंबर 4 अगर किसी का आंसर B है तो B। क्वेश्चन नंबर 4 अगर किसी का आंसर C है तो C। और क्वेश्चन नंबर 4 अगर किसी का आंसर D है तो D। आपको ऐसे कमेंट करके बताना है, और ये आपका होमवर्क है। और अगर आप सिंसियर हैं तो जरूर कमेंट करेंगे, और जिसका आंसर ठीक होगा मैं उसका कमेंट लाइक कर दूंगा और उसको एक हार्ट भी दे दूंगा, ताकि अन्य बच्चे समझ पाएं कि आंसर कौन सा ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारी क्लास आज ये यहीं पर समाप्त होती है, और आज हमारी ये पहली क्लास थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आपने थोड़ा बहुत मुझे समझा होगा, मेरे तरीके को समझा होगा। तो इसी तरीके से हम पूरा मैथ पढ़ेंगे, समझ समझ कर पढ़ेंगे, हमें रटना नहीं है। तो गाइस, मैं एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद हमारा एक व्हाट्सएप पर चैनल है, आप उसको फॉलो कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।